साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी की क्लास कंटिन्यू है और इकोनॉमी की क्लास में हमने अब तक यूनिट 1 कवर कर लिया है। यूनिट 1 में हमने क्या कवर किया है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कैसे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हुआ, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, वेलफेयर एस्पेक्ट्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के क्या क्रिटिसिज्म है, उनको काउंटर करने के लिए दूसरे क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अगर आप में से कोई ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो उसके लिए बेटर होगा कि पहले आप फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी कवर करें, उसके बाद हमारे दूसरे यूनिट में आए। दूसरा यूनिट क्या है, दूसरे यूनिट का कंटेंट क्या है, आज हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दूसरे यूनिट में हमारे पास कंटेंट क्या है। बेसिकली ये है मनी एंड बैंकिंग, मतलब मुद्रा एंड बैंकिंग। ठीक है, इसमें यूपीएससी प्रीलिम का वेट है 8 मार्क्स का, मींस का वेट है 15 मार्क्स का। इट मींस इन मोस्ट ऑफ द केसेस 4 to 5 क्वेश्चंस यूपीएससी ने प्रीलिम्स में मनी एंड बैंकिंग से पूछा है और मेंस में कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन। इसकी वजह से जो लास्ट 10 ईयर का एवरेज आता है प्रीलिम्स में 8 मार्क्स का एंड मेंस में 15 नंबर का वेटेज आता है। मतलब ये कि ये यूनिट अपने आप में चलता फिरता सब्जेक्ट है। इसके आधार पर हम ये समझेंगे कि कैसे आरबीआई फंक्शन करती है, कैसे मनी के कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हुए हैं, मनी के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश होते होते कैसे वो आरबीआई के हाथ में आता है, आरबीआई उनको कैसे रेगुलेट करता है, कैसे वो रेपो रेट को मैनेज करता है, रेपो रेट के उद्देश्य क्या होते हैं, इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है, इत्यादि ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो चूंकि आज ये यूनिट 2 का पहला लेक्चर है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट 2 का लेक्चर पहला है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय क्या था, क्योंकि हमको समझना है कि हाँ ये करेंसी की ओरिजिन कैसे हुई, मुद्रा की ओरिजिन कैसे हुई, इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हाँ ये बार्टरिंग क्या थी। पहले बार्टर ट्रेड को ही हम शॉर्ट में बार्टरिंग कहते हैं। दूसरा, हमने इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को स्टैब्लिश करना है। आपके दिमाग में आपने बहुत सारा रट लिया होगा, नोट से देखते होंगे, कॉइन से देखते होंगे, करेंसी देखते होंगे, लेकिन ये कहना अपने आप में थोड़ा सा जटिल होता है कि आखिर ये करेंसी क्या है या अचानक कैसे आपके हाथ में आ गई, कैसे इस कागज या पेपर नोट में एक वैल्यू है। वैसे मैं बता दूं, पेपर नोट पूरी तरह पेपर का नहीं होता, इट इज मिक्स्ड विद कॉटन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे आज। इसके अलावा एक्सचेंज रेट समझेंगे, वो विनिमय दर प्रणाली क्या है, ठीक है, जिसके आधार पे रूपी और दूसरे कंट्रीज जैसे डॉलर या पाउंड या येन का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। जैसे कि हमने पीछे की क्लास में नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट इत्यादि समझ लिया है। लेकिन आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हाँ भारत में रूपी कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे एक्सचेंज होता रहा है, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। और लास्ट में चूंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है स्टूडेंट्स कि हम आपको इमर्जिंग इश्यूज जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ में लेके चलेंगे। तो एक इशू जो कि आपके सामने है, लाइमलाइट में है, कि फॉल ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर। ये रूपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में क्यों गिरता चला जा रहा है, क्या ये और गिरेगा, ये हम आज समझ लेंगे। अगर आपने ये फंडामेंटल आज समझ लिया कि कैसे रूपी गिरता है, रूपी गिरने के कारण क्या है, क्या वो डॉलर के अगेंस्ट में गिर रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है, वो कहानी क्या है और उसके गिरने के कारक क्या है, उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ता है, इत्यादि हम इस चीज में समझेंगे। तो कृपया करके पेन पेपर लेके बैठे, थोड़ा थोड़ा लिखते रहें। स्टूडेंट्स बने रहने में ही बेहतरी है, ओवर स्मार्ट बनना आपके लिए नुकसानदायक है। तो लिखिए, थोड़ा थोड़ा याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो साथियों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बार्टर, बार्टर क्या है? मान लीजिए कि हम लोग मुद्रा के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। जैसे कि प्राइमेट्स थे, आदि मानव, अर्ली ह्यूमंस, उनके पास एक ऑप्शन ये था कि जिसके पास फल है वो जंगल में जाता, फल तोड़ के लाता और खाता। दूसरी तरफ जिसके पास मांस है वो जाता, शिकार करता और मांस खाता। आपस में उनमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन किसी के पास इकोनॉमिक एक्टिविटी कब शुरू होती है, ये हमको समझने के लिए जरूरी होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, प्रॉमिस हुआ कि नहीं, और अगर प्रॉमिस हुआ है तो उनके बीच में वो दरें क्या है, इत्यादि। लेकिन अर्ली ह्यूमन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। जिनके पास फ्रूट्स थे उन्होंने मीट्स वाले से सीधे सीधे एक्सचेंज करे। धीरे धीरे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता था उस समय, फलों को स्टोर नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब विनिमय की और ज्यादा जरूरत थी, लोगों को पेट भरने के लिए आहार की जरूरत थी। जिनके पास फल थे उन्होंने अनाज वालों से अपने एक्सचेंजेस को इंश्योर किया, उनके बीच में आदान प्रदान होता रहा। मतलब ये कि वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान होना बिना किसी माध्यम के बार्टर कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक है, और ये बार्टर ट्रेड अपने आप में बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहा। आप में से कुछ लोग पूछेंगे क्या आज की डेट में बार्टर ट्रेड चलता है? उत्तर ट्रेड के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि हाँ बार्टर ट्रेड नहीं चलता। तो क्या बार्टर प्रेजेंट नहीं है? बार्टर इतना डीपली प्रेजेंट है कि आप इसे हर मिनट महसूस कर सकते हैं, हर दिन महसूस कर सकते हैं, हर घंटे महसूस कर सकते हैं। क्या हमारे आसपास बार्टर है? इसका सबसे सिंपलिस्टिक एग्जांपल ये हो सकता है कि हाँ, आपने किसी का कोई काम किया, किसी ने आपका कोई काम किया, बीच में करेंसी का प्रोविजन नहीं आया, रुपए का प्रोविजन नहीं आया, डॉलर का प्रोविजन नहीं आया, आप एक दूसरे के काम आ रहे हैं, मतलब बार्टर ट्रेड तो हो रहा है। तो ये है बेसिकली बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड का मतलब ये है कि मेरे पास जो वस्तु है, आपके पास जो वस्तु या सेवा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु या सेवा, उसके बीच में आदान प्रदान हो जाए और करेंसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, मुद्रा का इस्तेमाल नहीं हुआ, भारत के केस में रुपए का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसे हम बार्टर ट्रेड कहते हैं। और शॉर्ट में इसे हम जनरल लैंग्वेज में बार्टरिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके माध्यम से हमें आज का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। आपके सामने क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय मींस बार्टर एक्सचेंज के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। बार्टर एक्सचेंज होने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि चाहतों का दोहरा संयोग होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब ये कि मुझे कुछ जरूरत होनी चाहिए, आपको कुछ जरूरत होनी चाहिए, और तब मैं एक दूसरे के सामने टकराएं और एक दूसरे को वस्तु दें, तो बार्टर ट्रेड हो सकता है। उत्तर हम इसको चेक करेंगे। प्रत्येक पार्टी के पास अधिशेष होना चाहिए। अगर अधिशेष नहीं होता है तो हम एक्सचेंज क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास 1 kg फ्रूट है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी 1 kg फ्रूट कंज्यूम करता हूं, तो क्या मैं आपके साथ कोई बार्टर ट्रेड करूंगा? तो मतलब ये कि अधिशेष होना चाहिए, हम इसे चेक। आमने सामने का मिलना आवश्यक नहीं है, ये चेक करेंगे। इसके बाद अल्प मात्रा में आदान प्रदान नहीं हो सकता, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, इन चीजों को चेक करते हैं। देखिए, चाहतों का दोहरा संयोग तो आपने समझ लिया कि ये होना चाहिए। कैसे? कि अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता है और आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो मेरे पास है, मेरे पास, और मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो आपके पास है, तो हम लोग एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ विनिमय कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे बार्टर ट्रेड पॉसिबल है। यस। दूसरा, अधिशेष होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 kg फ्रूट्स है, 1 kg एप्पल है, लेकिन मैं ऑलरेडी 2 kg खाता हूँ या 1 kg खाता हूँ, तो क्या मैं कोई विनिमय करूंगा? उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब अधिशेष होना चाहिए, ये बात भी अपने आप में सही। ठीक है, इन दिस केस स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड चेक करते हैं, आमने सामने का मिलना आवश्यक नहीं है, तो विनिमय करेंगे कैसे? इसका मतलब ये कि आमने सामने का मिलना आवश्यक है कि मेरे हाथ में एप्पल है और आपके हाथ में रसगुल्ला है, आपने मुझे रसगुल्ला दिया, मैंने आपको एप्पल दिया, एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। मतलब ये बात है। ठीक है, अल्प मात्रा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसमें दीर्घ मात्रा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि मेरे पास 5 ट्रक ऑफ एप्पल है और आपके पास 10 टन ऑफ रसगुल्ला है, तो 10 टन रसगुल्ला और 5 ट्रक एप्पल का हम लोग आदान प्रदान कैसे करेंगे? दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट और नियर इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये कि अल्प मात्रा का ही होता है, तो ये बात भी गलत हो गई। कहने का मतलब ये कि 4 गलत, 4 गलत, 3 गलत, 3 गलत, सिर्फ एक आपके पास विकल्प बचता है जो कि ए है। ठीक है, इसे आराम से आप कर सकते हैं, ये इजी था। लेकिन इसके माध्यम से हमने ये समझ लिया कि बार्टर है क्या। आगे आते हैं। तो साथियों, वस्तु विनिमय बार्टर दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में, इसमें दो या दो से अधिक पार्टियां हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। धन या मौद्रिक माध्यम जैसे कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बिना, मतलब इनके उपयोग के बिना, ठीक है, इनके उपयोग के बिना वस्तुओं एवं सेवाओं, ये बात ध्यान देना, यूपीएससी प्रीलिम में आपको ये बात फंसा सकता है कि बार्टर ट्रेड केवल वस्तुओं पे लागू होता है, सेवाओं पे नहीं। उत्तर होगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। मैं इसका बड़ा सिंपलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम मेरा सर दबा दो, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं तुम्हारा हाथ दबा देता हूँ, क्या बार्टर है? उत्तर है यस। ये सेवाओं का उत्तर है। संक्षेप में, बार्टरिंग में एक पार्टी द्वारा किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी पार्टी द्वारा अन्य वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम बार्टरिंग कहते हैं। इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें सेवा का विनिमय भी होता है या हो सकता है।
अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, किन किन कंडीशन में बार्टर अपने आप में प्रमोट होता है, तो उसके लिए आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि चाहतों का दोहरा सहयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये हमने समझ लिया है। आदान प्रदान करने वाले दोनों पक्षों की विपरीत रूप से विपरीत मांगे होनी चाहिए। विपरीत मांगों का कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु मेरे पास है उसकी आवश्यकता आपको होनी चाहिए, जो वस्तु आपके पास है उसकी आवश्यकता मुझे होनी चाहिए। हम लोग आपस में तभी बार्टर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक उदाहरण बताया कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो तुम मेरा हाथ दबाओ, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है तो मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ। बिना किसी मुद्रा के हम लोगों ने सेवाओं का आदान प्रदान। ऐसी स्थिति में ये बार्टरिंग ऑफ सर्विसेज का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रत्येक पार्टी के पास अधिशेष होना चाहिए, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। सरप्लस होगा तो हम सरप्लस का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत या आमने सामने फेस टू फेस मिलना आवश्यक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे तभी तो हम एक दूसरे को वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। तीसरा है अल्प मात्रा, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ये बात पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि हम बड़ी क्वांटिटीज को एक साथ कैरी नहीं कर सकते, तो ये चीज स्मॉल क्वांटिटीज पे लागू होती है। इसीलिए अर्ली ह्यूमंस छोटी छोटी क्वांटिटीज के लिए संघर्ष करता, और उसने ये पाया कि बार्टरिंग के माध्यम से चीजें नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पास होती चली गई, कोई ना कोई मीडियम आते चले गए। हाँ, अगर माध्यम होगा तो माध्यम के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ मीडियम हम लोग वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि ये जो बार्टरिंग है ये उसी पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकती है। मतलब ये कि इसे आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मैंने आपके सर दबाए, आपने मेरे हाथ दबाए, ये बात उसी समय हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इस चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता है। मतलब एक दो दिन चार दिन के लिए ये बात कही जा सकती है, लंबे समय तक ये बात संभव नहीं है, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि कितने लोगों ने आपके हाथ दबाए, कितने लोगों ने आपके सर दबाए। आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको मीडियम की जरूरत, माध्यम की जरूरत। ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में यह बात बहुत बोझिल हो जाती है। आप समझने की जरूरत है कि ये जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये कहने क्या मतलब। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है जिसकी 1 लाख करोड़ 1,000 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन होता है, ऐसी कंडीशन में आप बार्टर कैसे करेंगे, वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ दूसरे विकल्प चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये कहता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में बार्टर प्रक्रिया बहुत बोझिल हो सकती है। लेन देन को सुगम बनाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने देखा, लेन देन को सुगम बनाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट कमोडिटी हो सकता है, मतलब कोई कमोडिटी जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो दोनों पक्षों के लिए एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्पल है, लेकिन उस समय आपके पास मीट नहीं है। मैंने आपको एप्पल दिया, आपने मुझे कोई पत्थर का टुकड़ा दे दिया, या आपने मुझे कोई आयरन का टुकड़ा दे दिया, वो मैंने रख लिया। इसके बाद जब आपके पास मांस हुआ तो आपने मुझे मांस दिया और मैंने वो आयरन का टुकड़ा आपको लौटा दिया। तो इसके माध्यम से ये बीच में एक माध्यम आता है। तो इस तरह के बहुत सारे माध्यम हिस्ट्री में ट्राई किए गए हैं। उस जबकि करेंसी का ओरिजिन हुआ सही फॉर्म में, उसके पहले कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों साल तक किसी न किसी चीजों को माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और उनकी कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ अच्छी चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से उन खामियों को दूर करने के लिए धीरे 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 चीजें करेंसी की शेप में आई, और आहत मुद्रा 600 बीसी के टाइम में आ गई। उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। आहत इसलिए कह सकते हैं बिकॉज उसका डिजाइन अपने आप में परिपक्व नहीं था, मेच्योर डिजाइन नहीं था, जिसकी वजह से हम उसे आहत मुद्रा कहते हैं, बट इट वाज अ करेंसी। बिफोर दैट जो वैदिक पीरियड में चीजें थी उनको हम करेंसी नहीं कहते, उनको हम स्वर्ण आभूषण कह सकते हैं या दूसरे आभूषण कह सकते हैं, जिसको आप निष्का बोलते हैं। निष्का को आप माध्यम के तौर पे यूज करते हुए देखते हैं, और ये वैदिक पीरियड में करीब करीब 800 साल से 1000 साल के बीच में, हाँ, 800 बीसी से 1000 बीसी के आसपास इसका पॉपुलर यूज था निष्का का, बट वो करेंसी नहीं था, वो मुद्रा नहीं था, करेंसी के तौर पे आभूषणों का इस्तेमाल था। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर करेंसी की जो बात आती है वो आहत मुद्राओं की बात आती है, जिनके माध्यम से एक्सचेंज होने लगा। तो जैसे मैंने आपसे बात करी
कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट, एक मध्यवर्ती वस्तु को इस्तेमाल किया, एक माध्यम का इस्तेमाल किया। माध्यम का इस्तेमाल कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लोहे का उदाहरण लिया या पत्थर का उदाहरण लिया। लेकिन एक समस्या आ सकती है कि मान लीजिए मैंने आपको एप्पल दिया, आपने मुझे पत्थर दिया, और मैंने उस तरह के और ढेर सारे पत्थर मैं हिमालय गया, ढेर सारे उस तरह के पत्थर ला के रख लिया। इसके बाद जब आपके पास एप्पल हुआ तो मैं आपको ढेर सारे पत्थर देते चला गया और आपसे मांस लेते चला गया। तो क्या ऐसी कंडीशन में ये जो पत्थर है, मुझे और आपको दोनों को एक्सेप्टेड होगा? अरे नहीं। क्यों नहीं एक्सेप्टेड होगा? बिकॉज़ वो पत्थर बहुत ईज़िली अवेलेबल। मतलब ये कहने का कि माध्यम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि वो बहुत ईज़िली अवेलेबल ना हो कि आप उसे बल्क में इकट्ठा कर लें। अन्यथा वो माध्यम के तौर पे फेल हो जाए। ठीक है? तो माध्यम के लिए क्या कंडीशन है? इंटरमीडिएट कमोडिटी के लिए क्या कंडीशन है? ये समझना हमें करेंसी यानी कि मुद्रा के ओरिजिन के लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसकी क्या-क्या कंडीशन होंगी हम ये देखेंगे। तो हमारे पास है इंटरमीडिएट कमोडिटी। मान लीजिए कि यह माध्यम लोहा या पानी है। फिर ऐसी स्थिति में यदि देश में पानी और लोहा आसानी या मुफ्त में उपलब्ध हो, तो मेहनत से चावल पैदा करने के लिए करने वाला व्यक्ति लोहे या पानी के बदले अपने चावल को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। क्यों? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया। क्योंकि लोहा या पानी माध्यम के तौर पे आसानी से फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन चावल का उत्पाद करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, जिसके बाद ही चावल प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो चावल का उत्पादन करने वाला लोहे या पानी के लिए अपनी वस्तु का एक्सचेंज नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में लोहा या पानी या पत्थर विनिमय का माध्यम नहीं हो सकते। ठीक है? इसका मतलब ये है कि माध्यम कैसा होना चाहिए? माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसकी आपूर्ति सीमित हो और इसे प्राप्त करना मुश्किल हो। ठीक है? इसलिए हमने इस मध्यवर्ती कमोडिटी को सोने या चांदी के रूप में तय किया। ठीक है? क्योंकि दोनों की आपूर्ति सीमित थी और सोने और चांदी के बदले सामानों की खरीद बिक्री शुरू कर दी। ठीक है? गोल्ड कॉइन का सही इंट्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? ये बात आप कमेंट में लिख के हमको बताइए। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। सोने या चांदी की यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। अगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, जिसे हमने समझ लिया कि जीडीपी कह सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम उत्पादन है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो हाँ, अगर हम ये बोले कि जीडीपी का साइज हर साल बढ़ रहा है, ठीक है? तो देश को बढ़ी हुई वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन के लिए अधिक सोने की सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है? यदि सोने के सिक्कों की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा, मतलब ये कि जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, उस हिसाब से और ज्यादा आपको सोने या चांदी के सिक्के चाहिए। लेकिन सोने या चांदी के सिक्के अगर आपके पास ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और जीडीपी का साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो अपने आप में एक नई समस्या आ जाती है। और इस समस्या को हम कैसे काउंटर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे लेन-देन की प्रक्रिया में फिर ये समस्याएं आ जाती हैं। अब जरा देखते हैं कि समस्याओं को हम कैसे काउंटर करते हैं, कैसे इन समस्याओं का समाधान लेके आते हैं। सोने या चांदी प्रणाली से जुड़ी हुई दूसरी समस्या यह है कि हर बार जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीद रहा होता है, तो उसे भौतिक सोना मतलब फिजिकल गोल्ड, मतलब ये कि मेरे जेब में उतने सोने के सिक्के होने चाहिए। ज्यादा सामान खरीदना है मतलब मुझे ज्यादा सोने के सिक्के होने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में कोई डाकू आएगा, वो मेरा सोना लूट के ले जा सकता है। नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। अपने साथ सोने ले जाने की आवश्यकता होती है। मतलब मैं हमेशा अपनी करेंसी के साथ रिस्क में रहता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कंटिन्यू करना पड़ता है अपने। तो ये मैंने हमने 2 तरह की समस्याएँ पढ़ी। एक तो ये समस्या अभी हमने देखी कि जैसे-जैसे जीडीपी का साइज़ बढ़ता है, वैसे-वैसे हमें और ज़्यादा सोने या चांदी की आवश्यकता होती है, सिक्के मिंट करने के लिए। लेकिन दूसरी समस्या क्या है कि जब भी हमें कोई एक्सचेंज करना होता है, तो माध्यम के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा सोने या चांदी के सिक्के अपने पास रखने होते हैं। और ऐसी कंडीशन पे हमारे जो सिक्के हैं, वो रिस्क में रहते हैं। किस प्रकार के रिस्क में? चोरी हो जाने के रिस्क।
अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति, तो इन चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। मतलब ये कि हम इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने की आवश्यकता है। पहली तो ये कि हमको जो फिजिकल गोल्ड कैरी करना पड़ता है उसका समाधान होना चाहिए। दूसरा तो और दूसरा ये कि जीडीपी का जो साइज बढ़ता चला जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए। अब ये विकल्प क्या होगा ये हम देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा विकल्प हो जिसे हम सोने या चांदी के पैरेलल यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि सोना या चांदी के अतिरिक्त इसका यूज कर सकते हैं। और अगर वो विकल्प किसी ऐसे फॉर्म में हो जिसे हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, जैसे पेपर स्लिप इत्यादि, ऐसे कागज में हम अगर मूल्यों का निर्धारण कर सकें, तो ये बात कितनी अच्छी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उसका जाली प्रोडक्शन ना किया जा सकता है। तो हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोने या चांदी के सिक्कों के विकल्प पैदा किए जाएंगे। ठीक है, एक कहानी समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति है, अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति है। दो समस्या अपने दिमाग में याद रखना, जीडीपी बढ़ रहा है और सोने और चांदी के सिक्कों की सप्लाई नहीं बढ़ रही। और दूसरी समस्या आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि हमको फिजिकली गोल्ड ले जाना पड़ेगा। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमने हमारे पूर्वजों ने डेवलप कैसे किया होगा, उसका एक चित्र मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा इस कहानी के माध्यम से। आप लोग कंफर्म करना कि हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना यस अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई, लिखना नो अगर आपको ये कहानी नहीं समझ। जितने लोग नो लिखेंगे वो लोग मुझसे बात कर सकते हैं, जितने लोग यस लिखेंगे अगर उनको कोई डाउट है तो वो भी मुझसे इस रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल बाबा ईमानदार है, जिस पर हर कोई भरोसा करता है। अब देखिए इसकी क्वालिटी क्या है कि इस पे हर कोई भरोसा करता है। एक दिन एक व्यक्ति कहता है कि ए ने अपना भौतिक सोना, यहां से कहानी समझिए, अपना भौतिक सोना कितना 1 मिलीग्राम राहुल के पास जमा कर दिया। और राहुल ने ए को अपने हस्ताक्षर वाली एक कागज की पर्ची जारी कर दी। कहानी समझ में आ रही है? अगर दिक्कत हो तो बताइए। जब वह यह व्यक्ति ए एक दूसरा व्यक्ति बी से 1 मिलीग्राम सोने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया, तो 1 मिलीग्राम सोने की पेशकश करने के बजाय ए ने बी को उस कागज की पर्ची, उस कागज की स्लिप की पेशकश की जिस पर राहुल बाबा के हस्ताक्षर। बी ने स्वेच्छा से बी ने स्वेच्छा से ए से उस कागज की पर्ची को स्वीकार किया। अब स्वीकार क्यों कर लिया? क्योंकि बी भी राहुल को जानता है और उस पर भरोसा करता है, और उसे भरोसा था कि जब भी वह राहुल बाबा के पास जाएगा, उसे कागज की पर्ची देगा, तो उसे 1 मिलीग्राम का सोना मिल जाएगा। कहानी समझ आ रही ना? इसी तरह अर्थव्यवस्था में हर किसी ने अपना सोना भरोसेमंद व्यक्ति राहुल के पास जमा करना शुरू कर दिया। बदले में कागज की पर्चियां मिल गई। ठीक है, कागज की पर्चियां मिल गई और इस कागज की पर्चियों से सामान खरीदना और बेचना, इस कागज की पर्चियों से सामान खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। ये कागज की पर्ची मुद्रा यानी कि रुपया है, करेंसी है, रुपये है, बन गई। और राहुल बाबा ईमानदार RBI है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि वो पर्सन जिस पे सारी जनता भरोसा कर सके कि इसके सिग्नेचर की ये वैल्यू है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, वो संस्थागत व्यक्ति कि यहां पे इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। आरबीआई वो संस्था है। अब आप देखते होंगे कि आपके पास जो भी नोट है इसमें लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, और नीचे से रघुराम जी राजन, उर्जित भाई पटेल, शक्तिकांत दास, ऐसे सिग्नेचर होते हैं, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि
ये जो पेपर की पर्ची है जिसे अब आप नोट्स कहते हैं, ठीक है, ये एक माध्यम के तौर पे स्टैब्लिश हो। अब आपको अगर किसी को भी ये कहानी समझ में नहीं आई कि कैसे मुद्रा इवॉल्व हुई, जो उसका मैंने रूपरेखा एक आपको छोटी सी बताने की कोशिश, तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखना, कोई समस्या नहीं है। देखो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको नो या यस लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया नो लिखिए, समझ में आ गया यस लिखिए, लेकिन नो लिखिए तो हमसे बात जरूर करिए, अपने आप को अधूरा न छोड़िए, ठीक है। आप मेरा मूल्यांकन करने के लिए नहीं बैठे, आप अपनी तैयारी करने के लिए बैठे, इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो आपको मुझसे बात कर लीजिए। अब देखते हैं, फिर भी यदि हर साल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है और अधिक रुपयों की आवश्यकता होती है, और यदि हमारे पास सोना नहीं होगा तो हम रुपया प्राप्त कैसे करेंगे? अपने आप में ये एक चुनौती है। देखते हैं, ऐसे में आरबीआई बिना किसी फिजिकल गोल्ड जमा किए, जो आरबीआई बिना किसी फिजिकल गोल्ड को जमा किए लेकिन कुछ अन्य एसेट्स रखकर, एसेट्स मतलब संपत्तियां, एसेट्स मतलब संपत्तियां रखकर पेपर स्लिप जारी करता है, एक पेपर स्लिप जारी करता है। तर्क यह है कि अगर आरबीआई करेंसी नोट जारी कर रहा है तो उसे किसी संपत्ति, जरूरी नहीं कि वो सोना हो, द्वारा समर्थित होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आरबीआई पेपर का नोट जारी कर रहा है और उसके बदले में वो अपने पास सोना नहीं स्टोर कर रहा, तो उसे दूसरी कोई एसेट चाहिए, दूसरी कोई संपत्ति या परिसंपत्ति चाहिए जिसके आधार पर वो पेपर नोट इशू कर सके। उस पेपर नोट का मूल्यन कहां से आ रहा है, जो उसका वैल्यूएशन है वो कहां से आ रहा है। अगर सोना है इट्स ओके, चांदी है मे भी हो सकता है, या कोई और तरीका है, ये हम समझेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, उससे पहले देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसे ही पेपर, जैसे कि उसकी वैल्यू कहीं से एसोसिएटेड है कि आरबीआई ने आपको इतने रुपए जारी करी, मतलब ये कि आरबीआई लायबल हो गया, उसकी देनदारी सुनिश्चित हो गई कि जितने का नोट आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 1000 का नोट है, सॉरी 2000 का नोट है, तो मतलब आरबीआई उतने मूल्य देने के लिए आपसे वचनबद्ध है। तो जो ये लाइबिलिटी है आरबीआई की, इस लाइबिलिटी के बराबर कुछ एसेट आरबीआई के पास होनी चाहिए। अब वो एसेट उसके पास गोल्ड है नहीं, क्योंकि गोल्ड की मात्रा सीमित है, तो वो एसेट हो सकती है दूसरी कोई पेपर स्लिप, ठीक है, जिसे सिक्योरिटीज कह सकते हैं, प्रतिभूतियां कह सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरह की। हम आगे धीरे धीरे इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करेंगे, आपको दोनों बातें समझ में आएंगे कि कैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमेशा बराबर। एक और समस्या है, उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है और अगर सभी लोग रुपए के नोट मांगने या सोना जमा करने के लिए आरबीआई के पास आएंगे और लेन देन करेंगे, तो आरबीआई के लिए उन्हें प्रबंधित करना, उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आरबीआई और जनता के बीच कॉमर्शियल बैंक्स का, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल बैंक्स का एक पूरा लेयर, पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। मतलब ये कि आरबीआई अपने आप में एक है ना, आरबीआई अपने आप में एक है, जनता अपने आप में बिलियन में है, इंडिया में तो 1 बिलियन प्लस है, ठीक है। तो एक बैंक, एक आरबीआई इतने लोगों को कैसे मैनेज करेगी? तो उसने अपने बीच में लाइसेंसिंग के माध्यम से, कुछ कुछ ड्यूटीज असाइन करने के माध्यम से कई सारे बैंकों की एक लेयर पूरी खड़ी कर दी, और भारत में इस तरह से कई सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, जो कि ये आरबीआई के द्वारा दिए गए फंक्शन को ये परफॉर्म कर सकती हैं। तो इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, कि बड़ी आबादी है, कैसे एक बैंक अकेली मैनेज करेगी, है ना। आगे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी प्रीलिम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेन्यूरेज क्या होता है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको इसी समय देख लेना चाहिए, क्योंकि ये इसी से संबंधित है और ये हिडन टॉपिक है, अक्सर ये वाला टॉपिक आपके सामने नहीं आता है। सेन्यूरेज क्या है? तो ये बेसिकली सेन्यूरेज है क्या, समझते हैं। देखो, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में फ्रेंच लॉर्ड्स को सेन्योर कहा जाता था,
समझ लेते हैं। जो फ्रेंच लॉर्ड्स होते थे कब? मेडिवल टाइम में। मेडिवल टाइम में फ्रेंच लॉर्ड्स जो होते थे वो क्या करते थे, क्वाइंस मिंट करते थे, सिक्के सिक्के बनाते थे। अब मान लीजिए इन्होंने किसी भी समय 1 रुपए का सिक्का बनाया, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का बनाया, सिक्के बनाने में इनको 50 पैसा लागत लग गई, 50 पैसे की लागत लग गई। तो सेन्यूरेज इस केस में क्या होगा, 100 पैसे यानी कि बराबर 1 रुपए माइनस 50 पैसे दैट इज इक्वल टू 50 पैसे दैट विल बी सेन्यूरेज। मतलब ये वो वैल्यू है जो कॉस्ट ऑफ मिंटिंग को माइनस करने के बाद लॉर्ड के पास बचती थी। इस लॉर्ड को सीनियोर कहा जाता था, ठीक है, इस लॉर्ड को सीनियोर कहा जाता था और इसके हिस्से को सीनियोरेज कहा जाता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपके लिए समझना आसान है कि सीनियोरेज क्या है। हाँ, एक और चीज कि अगर इसको भी समझ लेते हैं, अगर ये बात तो थे क्वाइंस की, क्वाइंस में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहने का मतलब कि अगर सोने का कॉइन है और उसकी हम मनी में वैल्यूएशन खत्म कर दें तो जो सोने का अपना वैल्यू है वो तो उसमें तभी बाकी है ना। अगर हमारे पास सिल्वर कॉइन तो ये बात सिल्वर के लिए लागू होगा। तो ये बात कॉइन के लिए तो सच है, लेकिन नोट के लिए थोड़ी सी बात अलग है। नोट्स के केस में क्या होता है, नोट्स के केस में क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि आरबीआई ने 100 रुपए का नोट बनाया, भाई 100 का नोट बनाया। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर उसने नोट्स छापा है, ये मतलब 100 रुपए की उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो लाइबल है आपको पे करने के लिए, तो वो देनदार हो गया। तो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में उसको कुछ एसेट चाहिए। अब मान लेते हैं वो एसेट है सिक्योरिटी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आरबीआई ने 100 का नोट छापा, मान लेते हैं इसकी बनाने की कॉस्ट है 5 रुपए, तो ये हम 5 इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सॉरी यहां नहीं माइनस करेंगे, हाँ, इसकी ये जो सिक्योरिटी है इसकी वैल्यू अभी कितनी है 100, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न करेगी, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट अर्न करेगी कैसे, उदाहरण के तौर पर सीआरआर, सीआरआर के माध्यम से बैंकों का पैसा आरबीआई के पास होता है, आरबीआई के पास उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी अब उसकी वैल्यू बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो आरबीआई के पास वैल्यू बढ़ती चली जाती है उसको हम दूसरे भाषा में इंटरेस्ट, हाँ, उसके पास जो उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, तो वो इंटरेस्ट में अगर हम बनाने की कॉस्ट, नोट्स को बनाने की कॉस्ट मान लेते हैं ये 5 रुपए, जैसे मैंने बोला, तो 5 रुपए अगर हम कम कर दें तो यही है सेन्यूरेज, सेन्यूरेज यही है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आरबीआई नोट्स कैसे ऐसे छापता चला जाता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। ये कैसे सीनियरेज का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो गया, जरा ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि किसी कंट्री में लास्ट 10 ईयर से केवल 100 यूनिट ऑफ मैंगोज का उत्पादन होता है, 100 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, 100 आमों का उत्पादन होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और एक आम की कीमत है 10 रुपए, मतलब ये कि जीडीपी 1000 रुपए हो गई। जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपए, ठीक है। और उस कंट्री में 10-10 के 100 नोट उपलब्ध है, 10-10 के कितने 100 नोट उपलब्ध हैं, मतलब ये यहां से भी जीडीपी 1000 रुपए हो गई। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, ऐसी कंट्री में, इस ऐसी सिचुएशन में इस कंट्री की आरबीआई अगर 10 नोट और मार्केट में डाल दे तो क्या होगा। तब ये 10-10 के कितने नोट हैं, ये नोट्स हैं और ये नंबर है नोट्स का कि कितने नोट्स हैं। अब ये मान लीजिए ये 10 है और इधर टेक्निकली 110 नोट्स हो गए, तो कायदे से ये बात हो जाएगी 1100, मतलब ये कि इसकी जीडीपी 1100 हो गई। लेकिन आम तो उतना ही है, मैंगो तो अभी भी कितनी है 100 यूनिट्स हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब 1100 रुपए के 100 मैंगोज हो गए।
मतलब ये कि जो आम अभी 10 रुपए के थे अब वो आम 11 रुपए के हो गए। समझते हैं इसको। इसके बराबर हो गया 100 मैंगोज, 100 आम हो गए। ठीक है, मतलब ये कि अब एक आम की कीमत हो गई 11 रुपए। ये कैसे हो गया? इसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। 1 रुपए उसमें इन्फ्लेशन का जुड़ गया। मतलब ये कि मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है अप टू सर्टेन लिमिट, वो आरबीआई के इंटरेस्ट में। यस, इसी इसी से आरबीआई के पास और ज्यादा करेंसी प्रिंट करते और प्रिंटिंग की कॉस्ट तो बहुत नॉमिनल होती है, कुछ पैसे में होती है, मतलब लेस देन 1 पैसे समथिंग। तो ऐसी कंडीशन में जो आरबीआई के पास ये वैल्यूएशन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, हर साल 2-2.5 लाख करोड़ का काम आरबीआई कर सकती है। तो ऐसे वो जो आरबीआई के पास वैल्यू बढ़ती चली जाती है वही है सिग्नल। ठीक है, हाँ अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिन्यूरेज धन सृजन में मनी की क्रिएशन, मतलब जब मनी प्रिंट होता है से होने वाले लाभ को संदर्भित करता है और इस प्रकार के सरकारों के लिए पारंपरिक करों के लगाए बगैर, मतलब इसमें टैक्सेशन तो कुछ लगा नहीं है ना, बिना कर के आराम से आपको जो है मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है। बिना कर के लगाए हुए विदाउट टैक्सेशन राजस्व उत्पन्न करने का एक तरीका है। सिन्यूरेज वो लाभ है जो निम्नलिखित तरीकों से केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है। हमारे केस में केंद्रीय बैंक कौन सी है? दैट्स इट, डाउट नहीं होना चाहिए। राहुल बाबा ईमानदार, नो सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे केस में ये है। करेंसी जारी करते समय रिजर्व या बैकअप जो आरबीआई अपने पास रखता है, रिजर्व क्या रखता है? जनरली सिक्योरिटीज। ये आरबीआई को प्रचलन में मुद्रा की कुल राशि पर ब्याज आय देते हैं, इंटरेस्ट उसको मिलता है। इसमें मुद्रा की छपाई की जो कीमत होती है उसे घटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आरबीआई को और कहां से प्रॉफिट होता है? केंद्रीय बैंकों के पास से बैंक शेषों से प्राप्त होने वाला ब्याज उन निधियों से उत्पन्न होता है जिन्हें बैंकों को अपनी आरक्षित आवश्यकताओं यानी कि सीआरआर, सीआरआर के केस में भारत की जो बैंकें हैं जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि, वो 4% अपना कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखते हैं। अब अगर आरबीआई के पास कैश है तो इसे आरबीआई ने कहीं गोलक में बंद करके तो रखना नहीं है, उसे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाएगा इन्वेस्ट करके। तो इस सीआरआर को पूरा करने के लिए जो आरबीआई के पास पैसा होता है, उस पैसे से जो आरबीआई को आमदनी होती है केंद्रीय बैंक को, ठीक है, उस आमदनी में पैसे को बनाने की जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं, तो भी मुनाफा होता है। तो ये भी मुनाफा सीनियरेज का उदाहरण है आइडियली। ठीक है, मतलब गलती नहीं करना दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे है ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद से टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई ने बहुत बड़े स्केल में परहैप्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी प्रिंटिंग ड्यूरेशन था ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। उतनी करेंसी पूरे वर्ल्ड में कभी किसी कंट्री ने उतने कम ड्यूरेशन में नहीं छापी। ठीक है, इसलिए अपने आप में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने आपको पीछे इन्फ्लेशन की बात समझाई थी, मुद्रास्फीति कर, यह अवधारणा क्या है कि जिसे मुद्रास्फीति दर और मौद्रिक आधार के उत्पाद के रूप में मापा जाता है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा नोट्स जो जनता के पास है उसका मूल्य कम हो जाता है। मैंने आपसे बताया था ना कि कैसे जो आम 10 रुपए का मिलता था वो आम 11 रुपए का मिलने लगा। मतलब ये कि जो 10 रुपए हैं, मतलब ये कि जो 11 रुपए हैं, वो मुद्रा की जो नॉमिनल वैल्यू बढ़ती जाती है। आपको ये पता है कि मुद्रा की नॉमिनल वैल्यू रियल वैल्यू का वेस्ट में होती है। जितना उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए, इसका मतलब मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, डिप्रीसिएशन हो रहा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन कहते हैं उसको। ठीक है, जो वास्तविक रूप से आरबीआई की देनदारी को कम करता है। आरबीआई को देनदारी को, हाँ, ये कम करता है। कैसे कम करता है? बिकॉज आरबीआई ने उसमें 10 नोट और डाल दिए। ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो उतना ही है, और इसमें जनता के पास इसमें कुछ गेन नहीं हुआ टेक्निकली, बिकॉज अगर उसके पास पहले 100 नोट थे तो अब 110 रखने पड़ रहे हैं उतना ही आम खरीदने के लिए। लेकिन आरबीआई की एसेट बढ़ रही है, कहाँ, किस चीज की बढ़ रही है? सिक्योरिटीज की, जिससे वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकता है। तो ये आरबीआई की लाइबिलिटीज को कम करता है क्योंकि एसेट बढ़ रही है। ठीक ठीक है, इन टर्म्स में, रियल टर्म्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रियल टर्म्स में आरबीआई की जो लाइबिलिटी है वो घट रही है, एसेट बढ़ रही है। आगे, फंक्शन ऑफ मनी। मनी क्या करता है? जो बार्टर के टाइम में हमने चीजें समझी थी उनका सोल्यूशन यहाँ पे आ गया है। क्या प्रॉब्लम थी?
कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया है, विनिमय का माध्यम हो गया। खाते की सुविधाजनक इकाई है, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब ये कहने का कि अगर मेरे पास 100 आम है जिनकी 1000 रुपए कीमत है, ठीक है, तो उनकी क्या वैल्यू है, कैसे पता? मान लीजिए किसी के पास तरबूज है तो तरबूज लेके आ गया, किसी के पास दाल है तो दाल लेके आ गया, किसी के पास बकरे हैं वो बकरे लेके आ गया। मतलब ये कहने का कि कोई फिक्स यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है बार्टर के केस में, लेकिन मनी के केस में, करेंसी के केस में फिक्स यूनिट ऑफ अकाउंट है। 100 आम की कीमत 1000, 10 बकरे की कीमत कितनी हो, आई डोंट नो। अगर वो 1000 है तो दोनों बराबर हो सकते हैं, बिकॉज उनकी जो एक्सचेंज वैल्यू है करेंसी के फॉर्म में वो इक्वल है, मतलब जो अकाउंट है वो यूनिट है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब ये कहने का कि अगर मेरे पास 1000 आम है तो उसे मैं 4 5 7 दिन में मुझे खा के खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो सड़ जाएंगे। लेकिन मुद्रा के केस में बात नहीं, मुद्रा सड़ती नहीं है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर रहता है। ऐसी कंडीशन में मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू का एक ऑप्शन देती है। मतलब ये कहने का कि अगर आपने आज जितना काम किया है, अगर आप उसके एवज में कम कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो वर्क है वो करेंसी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। और हाँ, हमारा इसमें दूसरा टॉपिक है आज का, जिसमें कि विनिमय दर प्रणाली की हम बात करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम की, ठीक है। जरा देखते हैं 1947 के पहले क्या कहानी थी। $1 बराबर 1 रुपए था, ठीक है। लेकिन अच्छा, हम जो पैटर्न फॉलो करते थे वो क्या था, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल। ये जो पैटर्न है वो एक्सचेंज रेट प्रणाली यानी कि जो विनिमय प्रणाली है उसका एक माध्यम था। अब ये हम समझेंगे क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट। 1993, अब आपको 1993 की घटना पता है, यहाँ पे एलपीजी आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, है ना, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज आता है। इस दौरान $1 की कीमत 31 रुपए हो गई थी। क्यों हो गई थी, कैसे हो गई थी, क्यों रुपए का अवमूल्यन हुआ, क्यों रूपी डिप्रिसिएट हुई, कैसे हुई, क्या जानबूझ के किया गया या अपने आप हो गई, ये दोनों बातें हम समझेंगे। दोनों बातें सही हो सकती हैं, इसलिए सावधानी से इसे ध्यान देंगे। हमने 1993 के बाद कौन सा मॉडल अपनाया, मैनेज्ड फ्लोट। अभी मैनेज्ड फ्लोट क्या है ये हम समझेंगे। और ये प्रेजेंट का मतलब ये है करीब करीब 2019 के आसपास का टाइम, जबकि हाँ 17 18 19 का आप टाइम ले सकते हैं। जबकि रुपए जो है डिप्रिसिएट होते 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 70 रुपी इक्वल टू $1 हो गया, इतने ही कम ड्यूरेशन में। हम ये समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों ये इस पीरियड में भी गिरा जबकि फिक्स्ड रेट सिस्टम था, और जब मैनेज्ड फ्लोट था तब भी गिरा। तो ये हम दोनों बातों को आज समझेंगे इसमें। जरा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1993 से पहले क्या था, हमने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये आपको टर्म इसलिए जानने की जरूरत है, पेगिंग जानबूझ की करने की हरकत को कहते हैं, ठीक है। अब वो पेग किस लेवल का है, अगर वो फुली कंट्रोल्ड है, मतलब एकदम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है कि जब आपको मन आया तब आपने अपने रुपये का अवमूल्यन कर लिया या अधिमूल्यन कर लिया, तो उसे पेग सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम चाइना फॉलो करता है। चाइना अपने युआन के लिए टाइम टाइम पे पेगिंग करता है कि इतने युआन बराबर इतने डॉलर, कोई मार्केट का सिस्टम नहीं उनका, ठीक है। तो भारत में भी 1993 तक ऐसा था। टर्म आप याद रखेंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को पेग्ड एक्सचेंज रेट कहते लिख के आ जाता है, तब आप गलती ना करें। और हिंदी में भी ये लिखा रहता है, सरप्राइजिंग की बात ये है ना। तो सरप्राइज नहीं होना चाहते तो दोनों शब्दों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स जो लोग बना रहे हैं वो समझदार है। स्वतंत्रता के बाद से और 1993 तक भारत डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के संबंध में अपनी विनिमय दर तय करता था, और आर्थिक स्थितियों के आधार पर जब भी आवश्यक हो रुपए का समायोजन, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। या समायोजन का मतलब क्या है, अवमूल्यन या अधिमूल्यन, ठीक है। उन दोनों चीजों को हम अगर इन जनरल वर्ड यूज करते हैं तो बोलते हैं वो एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को समायोजित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे डिवैल्यू करना या रीवैल्यू करना, अधिमूल्यन मतलब रीवैल्यू। इसे निश्चित इसे निश्चित समायोज्य विनिमय दर कहते हैं, मतलब इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल चेंज रेट सिस्टम, ठीक है। जब बनाया रुपए को डीवैल्यू कर लिया, जब बनाया रुपए को रीवैल्यू कर लिया, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया इसका, युआन इन चाइना। नाउ एक देश अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन, एडवर्स करंट अकाउंट बैलेंस को ठीक करने के लिए, हाँ, ये इंग्लिश जिसका इंग्लिश है मीडियम वो लिखता चले, एडवर्स करंट अकाउंट
बैलेंस। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, डिवैल्यू करता है, ताकि उसका निर्यात सस्ता हो सके और आयात महंगा हो सके। तो आयात महंगा हो जाएगा तो आयात को कम कर दिया जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा तो निर्यात को बढ़ा दिया जाएगा, है ना। ये पॉइंट पे ध्यान देंगे, इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये क्या है, हमारे पास एक पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बर्गर। मान लेते हैं किसी समय नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 बराबर 20 रुपए, ठीक है। जरा बैकग्राउंड में जाते हैं और आज की चीजों को भूल के मान लेते हैं किसी समय $1 बराबर 20 रुपए, और जो बर्गर की कीमत है वो भारत में 10 रुपए है और यूएस में $1 है। ऐसे में अमेरिका भारत से बर्गर का आयात करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जैसे मान लीजिए अमेरिका में एक लड़का है जिसका नाम है डोनाल्ड, वो ट्रम्प वाला नहीं। तो डोनाल्ड इंडिया आता है और $1 को रुपए में कन्वर्ट करता है, तो कितना कन्वर्ट मिलता है? 20 रुपए। 20 रुपए में कितने बर्गर खरीदेगा इंडिया में? तो चूंकि भारत में 10 रुपए का एक बर्गर है, अगर वो अमेरिका में खरीदेगा तो $1 का मिलेगा, मतलब एक ही बर्गर मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिकन भारत आएंगे और ढेर सारा बर्गर ले जाएंगे। अब हम बर्गर को अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज की बास्केट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अमेरिकन भारत से ढेर सारा इंपोर्ट करेंगे और भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने पीछे समझ लिया था। लेकिन अगर महंगाई, मान लीजिए महंगाई आती है जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, की वजह से भारत में बर्गर की कीमत 20 रुपए हो जाए, अभी 10 था ना, अब ये 20 हो गया, तो अमेरिकन क्यों भारत आएंगे? बिकॉज $1 में एक बर्गर उनको वहां मिलता है, $1 में 20 रुपए भारत में मिलेंगे और 20 रुपए का बर्गर मिलता है। ये कि भारत और अमेरिका में जो बर्गर की प्राइस है उसमें पैरिटी है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिकन भारत में सामान लेने नहीं आएंगे, मतलब ये कि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को रुक जाएगा। ठीक है, बंद हो गया, भारत से निर्यात अमेरिका को बंद हो गया। ये इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे, कब हम से यूज कर रहे हैं, कब को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि आरबीआई विनिमय दर को उस कंडीशन में $1 बराबर 30 रुपए तक अवमूल्यन कर दे, डिवैल्यू कर दे, तो फिर से अमेरिकन इंडिया आएंगे, क्योंकि भले भारत में बर्गर 20 रुपए का है लेकिन उन्हें $1 में भारत में 30 रुपए मिलेंगे और वो 1.5 बर्गर ले जा सकते हैं। तो इससे तो अच्छा है ना कि अमेरिका में $1 खर्च करके एक बर्गर खाते हैं, भारत में वो 1.5 बर्गर मिलता है ना, 1.5 बर्गर मिलता है, तो ये तो अच्छा है। तो इस तरह से फिर से भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को शुरू हो जाएगा। तो आपने ये नोटिस किया कि आरबीआई ने विनिमय दर को क्या किया? डिवैल्यू किया, अवमूल्यन किया, जिसका ये हमें फायदा मिला। तो फिर से भारत से निर्यात शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब विदेशियों को मिलेंगे $1 में 30 रुपए। इसलिए अपने निर्यात को बढ़ाने और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार, ये दो बिंदुओं पर ध्यान देंगे, एक तो ये और दूसरा ये, है ना, एक एंड 1 एंड 2, इन दो बातों में ध्यान देंगे। अगर प्रीलिम में आपके पास पॉइंट आता है तो इन दो पॉइंट के आधार पे आप एक्सप्लेन कर देंगे कब कोई कंट्री अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है, राइट। इसलिए अपने निर्यात को बढ़ाने और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत ने 1993 तक, है ना, क्या है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, स्थिर एक्सचेंज रेट सिस्टम है। जब हमारा मन आया हमने अपने से एडजस्ट कर दिया, लगातार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अब आप बता सकते हैं ना 1993 तक भारत ने करेंसी डिवैल्यूएशन लगातार क्यों किया? क्योंकि $1 बराबर 1 रुपए से आकर गिर के कहां पे गिरा? 31 रुपए प्रति डॉलर। अब आगे बढ़ते हैं, अब 1993 की बात की कहानी समझते हैं। 1993 के बाद हमने यानी कि भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की प्रणाली अपनाई। कौन से? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब आरबीआई ने रुपए की मांग और आपूर्ति के लिए बाजार की शक्तियां, यानी कि बाजार में कितनी मांग है, बाजार में कितनी करेंसी की आपूर्ति है, उसके माध्यम से रुपए का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, निर्धारित होगा कि 1 रुपए बराबर कितना डॉलर या $1 बराबर कितना रुपए। वो किस बात पर निर्धारित होगा? मार्केट फोर्सेस पे, कि कितनी इस करेंसी की, यानी कि भारत के केस में रुपया की दुनिया में मांग है या भारत में मांग है, उसके आधार पर।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का तात्पर्य यह है कि इसका मूल्य बाजार में मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्भर करेगा और देश का केंद्रीय बैंक इसमें हेर फेर नहीं करेगा। मतलब ये कि जब मनाया $1 बराबर इतना रुपया हम नहीं कर सकते जो हम 1993 तक थे, जो चाइना आज भी करता है। मतलब ये कि हम करेंसी की पेगिंग नहीं करेंगे। तो क्या ये बात पूरी सही है? ये करना पड़ेगा। 1993 के बाद लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य ह्रास क्यों हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो हमने एक क्वेश्चन समझा कि भारत में $1 बराबर 1 रुपया है 1947 के पहले, लेकिन वो 31 रुपए तक क्यों गिर गया? तो हमने बताया कि भारत के जो केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक, उसने करेंसी का अवमूल्यन लगातार किया। लेकिन अब हमने जब चीजों को मार्केट के हाथों छोड़ दिया कि मांग और पूर्ति पर रुपया का मूल्य निर्धारित होगा, कि $1 का नॉमिनल एक्सचेंज रेट इतना है, वो आरबीआई के हाथ में नहीं है, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। ऐसी कंट्री में क्यों रुपए का अवमूल्यन हुआ, है ना? तो ये हमको समझने के लिए उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से जाना पड़ेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से जाना पड़ेगा। तो जाते हैं। मान लीजिए $1 बराबर 40 रुपए, ठीक है। बर्गर की कीमत भारत में 20 रुपए है। थोड़ा सा नंबर चेंज है, उदाहरण उसी तरह का है, बस ध्यान देंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे हमने दूसरा आपको समझा दिया। भारत में एक बर्गर की कीमत 20 रुपए है और यूएस में $1 है। ऐसे में अमेरिका भारत से बर्गर का आयात करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज $1 में 40 रुपए उसे मिलते हैं। भारत आएगा, 2 बर्गर खरीदेगा और ऐश करेगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति है जिसकी वजह से भारत में बर्गर की कीमत बढ़ने लगी और 30 रुपए हो गई, तो भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि अभी वो एनईआर से नीचे है, चलता रहेगा लेकिन घटेगा। तब भारत का निर्यात घटेगा, ठीक है, जिसका अर्थ है कि रुपए की मांग घट रही है। ऐसी कंडीशन में रुपए की मांग घटने लगेगी, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट घट रहा है, लोगों को रुपए की जरूरत ही क्यों है ना? नाउ रुपए की मांग में गिरावट से रुपए की विनिमय दर में गिरावट आएगी। रुपए की अगर डिमांड घट गई तो उसका एक्सचेंज रेट घटता चला जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज मांग बढ़ने से उसका जो वैल्यू है बढ़ता है। मांग घटने से, मांग घट गई मतलब चीजें सस्ती हो जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जनरल रूल है ना? और यह $1 बराबर 50 रुपए तक जा सकता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ क्या है, ये इसमें जो जनरल फिगर लिखे गए हैं वो उस टाइम के कंटेक्स्ट में जनरली सही है। मतलब ये कि जिस समय लिखा गया है उस समय के हिसाब से वो प्राइसेस थे। जैसे मान लीजिए 94-95 के आसपास, 1994-95 के आसपास अगर हमने लिखा है कि एक $1 बराबर 40 एनईआर का अगर हमने रेट रखा तो लगभग उस समय वैसा था। रुपए की मांग में गिरावट से रुपए के विनिमय दर में गिरावट आई और यह $1 बराबर 50 रुपए तक जा सकती है, जो फिर से भारत से बर्गर के निर्यात को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में $1 में एक बर्गर मिलता है, अगर वो भारत आएगा तो उसे $1 में 50 रुपए मिलेंगे और बर्गर तो यहाँ 30 रुपए का ही है ना? तो उसका मतलब ये है उसे 1.66 बर्गर भारत में मिलेगा $1 का, अमेरिका में $1 का एक बर्गर मिलेगा। ऐसी कंडीशन में इस बर्गर को अगर हम फिर से प्रोडक्ट बास्केट या सर्विस बास्केट या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बास्केट से रिप्लेस करें तो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये अपने आप में स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ठीक, अपने आप हो रहा है, जो फिर से ओके, क्योंकि अमेरिका के लोगों को $1 में 50 रुपए में अधिक बर्गर मिलेंगे, दैट्स ट्रू। कितना? 1.66, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा है, 0.66 ज्यादा है। इसलिए जब हमारी विनिमय दर स्थिर और समायोज्य यानी कि एडजस्टेबल थी 1993 से पहले, तो भारत में तुलनात्मक रूप से उच्च मुद्रास्फीति या भुगतान संतुलन के मुद्दे थे। तब आरबीआई ने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रुपए का अवमूल्यन करता था, ये हमने पीछे समझ लिया है। आगे क्या है कहानी? 1993 के बाद जब भारत ने अन्य देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति का सामना किया, मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के कारण इसकी मुद्रा स्वचालित रूप से मूल्य ह्रास, ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन हो गया, स्वचालित मूल्य ह्रास हुआ। मतलब ये कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जब हमने फॉलो किया उस कंडीशन में जो करेंसी में डिवैल्यूएशन हुआ वो स्वतः हुआ है, ठीक है। इसमें स्टेप बात पूरी नहीं हुई। अब हमको समझना पड़ेगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कितने तरह के होते हैं।
क्या एक ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है या इसमें और टाइप होते हैं? तो हाँ, कई टाइप होते हैं और मतलब अनेकों होते हैं। ये मैं तो 2 आपसे बताऊँगा और इसमें कई होते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक ये कि आप कितना इंटरवीन करते हैं, ज़्यादा इंटरवीन करते हैं तो बात अलग है, कम इंटरवीन करते हैं तो बात अलग है। हमने सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल लिया। एक फुली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दूसरा क्रॉलिंग पेग। क्रॉलिंग पेग का मतलब है कि जब बातें हाथ से छूटने लगे, जब चीज़ें ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगे, मतलब ये कि रुपये जब एक सीमा से ज़्यादा गिरने लगे, तब आरबीआई अपनी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को बेचकर या दूसरी फॉरेन करेंसीज को बेचकर अपने रुपए की जो वैल्यू को फिर से इंश्योर कर सकता है। ओके साथियों, तो फ्री फ्लोट दो प्रकार के होते हैं, सॉरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो है फ्री फ्लोट। इस प्रणाली के तहत देश का केंद्रीय बैंक कभी भी विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप नहीं करता और मुद्रा की कीमत पूरी तरह से, इस वर्ड पे ध्यान दें, नहीं करता और मुद्रा की कीमत पूरी तरह से मांग और आपूर्ति यानी बाजार की शक्तियों पर छोड़ दी जाते हैं। उदाहरण के लिए यूएस, जापान, कुछ यूरोपीय देश इसके उदाहरण हैं। मतलब ये कि फ्री फ्लोट में पूरी तरह से करेंसी का जो रेट है वो मार्केट द्वारा डिटरमाइन होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट का मतलब क्या है? ये फ्लोट है लेकिन कहीं कहीं भी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रतिबंधन है, इसलिए इसे हम प्रतिबंधित फ्लोट भी कहते हैं। और इसके लिए टर्म यूज होता है क्रॉलिंग पेग। अगर आपके सामने क्रॉलिंग पेग वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब ये मैनेज्ड फ्लोट की बात करता है। भारत इस कैटेगरी में आता है। वो पहले हमने जो फ्री फ्लोट कहा था जिसमें जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपीय कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की बात है, तो वो ऐसा नहीं है। भारत इस कैटेगरी में आता है कि हाँ, यहाँ पे आरबीआई कभी कभी हस्तक्षेप करती है। कब करती है ये इसमें समझना जरूरी है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक कभी कभी घरेलू मुद्रा के बहुत अस्थिर हो जाने की स्थिति में विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने का काम करता है। मतलब ये कि अगर रूपी बहुत तेजी से गिर रहा है, उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा ताकि डॉलर का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी वजह से जो रूपी का वैल्यू गिर रहा है वो थोड़ा स्थिर हो जाए। इसका उल्टा, अगर किसी कंडीशन में रूपी बहुत तेजी से रिवैल्यू कर रहा है, रिवैल्यूएशन मतलब उसका अधिमूल्यन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई ढेर सारा डॉलर खरीद लेगी जिससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। और हाँ, उदाहरण के लिए भारतीय रुपया एक प्रतिबंधित फ्लोट है। इसके लिए यदि रुपया बहुत अस्थिर हो गया है, डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य ह्रास हो गया है, तो आरबीआई डॉलर की अधिमूल्यन को संतुलित करने और रुपए को स्थिर करने और इसके मूल्य ह्रास को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचना शुरू कर देता है। भारत के मामले में आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, न कि इस पे ध्यान देंगे, न कि कोई मूल्य बैंड निर्धारित करने के लिए। मतलब ये कि आरबीआई ये नहीं डिटरमाइन करता कि कितना डॉलर बराबर कितना रुपया होना चाहिए, कोई बैंड नहीं। मतलब अगर ये आज 82 है कल 86 हो जाए तो आरबीआई इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा, ये हमारा फुली इकोनॉमिक डिसीजन होगा, ना कि आरबीआई ने पहले से दिमाग में सोच रखा हो कि कितना बैंड निर्धारित करना है। ठीक है, कितना रुपए बराबर कितना डॉलर होना चाहिए, ये आरबीआई के दिमाग में ओरिजिन नहीं होता है। ये ट्रूली इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। गेटिंग? तो आरबीआई हस्तक्षेप कब करता है? जब रुपये का एक सीमा से ज्यादा अवमूल्यन होने लगे या अधिमूल्यन होने लगे। ठीक है, दोनों बातों में कर सकता है। नाउ ये एक बर्निंग इशू है और इस इशू को समझने के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये प्रश्न आप लिखिए। प्रश्न है, डॉलर के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि वर्तमान कंटेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि पिछले एक डेढ़ दो सालों में रुपया कितने से कितना गिरा है, वो आपका इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर को थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, है ना, डेटा सर्च करना पड़ेगा। और इसका भारतीय
और क्यों गिर रहा है उसका कारण मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिर आएगा इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो इफेक्ट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो मतलब ये कि आपको इंट्रो के लिए थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करना है, दैट्स इट। नाउ ये न्यूज कब की है? 27 सितंबर 2022 द इकोनॉमिक टाइम्स पे ये आर्टिकल आया है और इस पे बेस्ड ये स्टोरी है पूरी। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि यूपीएससी की तैयारी के लिए इकोनॉमी जैसे डायनेमिक टॉपिक को आप किसी एक या दो या तीन बुक पे अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। तो मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको बताने के लिए कि आप 2 किताबें पढ़िए, मैक्रो इकोनॉमी कक्षा 12 की एनसीईआरटी है और कक्षा 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। बस इन दोनों किताबों को पढ़िए, कुछ न्यूज़पेपर और करंट जो मैं साथ में पढ़ाता चल रहा हूँ वो पढ़ते चलिए, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी यूपीएससी के मार्केट में कभी किसी ने इतना ढंग से नहीं पढ़ाया जितना मैंने पढ़ाया। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट इतना डीपर तरीके से आपको नहीं समझाया गया होगा जितना कि आपको समझ में आ सकता है। आपको फार्मूले रटाए गए होंगे, यहाँ आपको फार्मूले नहीं रटाए जाते, यहाँ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड किया जाए। ठीक है, तो इसलिए हम आज इसको समझेंगे कि वाई डॉलर जो है मजबूत हो रहा है और रुपए डॉलर के सामने गिर रहा है। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने आप में ये इमर्जिंग इशू है, हम फंडामेंटल्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इमर्जिंग इशूज को लेके चल रहे हैं, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ में प्रीलिम्स और मेंस स्तर की बनती चले। इसको मेंस का ये क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया हो तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर आप लिख के हमें भेजेंगे, ठीक है। तो आते हैं, हाँ, ये इसकी शॉर्ट सिनॉप्सिस है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो अब ये आप अपने डेटा को एनरिच करने के लिए ऊपर वाली सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि डॉलर इंडेक्स हैज बीन राइजिंग फ्रॉम 104 लेवल, मतलब इतने के ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन फेल तो दे आर नियर 20 ईयर्स लो। मतलब ये कि जो डॉलर का इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी तुलना में ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, यूरो और जापान की येन अपने 20 साल के सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच गए हैं। यूएस फेड, जब भी ये लिखा मिले इसका मतलब है कि यूएस का फेडरल रिजर्व जैसे भारत में आरबीआई है, यूएस का केंद्रीय बैंक जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो यूएस के केंद्रीय बैंक को, अमेरिका के केंद्रीय बैंक को हम यूएस का फेडरल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम शॉर्ट में यूएस फेड लिखते हैं। यूएस का फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट, ये बेसिस पॉइंट मैंने कभी बताया नहीं बताया तो समझ लीजिए। देखो, जब भी हम इमर्जिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें मिलेंगी और वो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है, सॉरी, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है 1%। मतलब ये कि उसने 75 बेसिस पॉइंट, अगर हम इसको ये परसेंटेज में बोलना हो तो 0.75% कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और एक इंडिकेशन दिया कि आगे भविष्य में 75 बेसिस पॉइंट को फिर से बढ़ाएगा। कब? नवंबर 2022 में। और 50 बेसिस पॉइंट फिर बढ़ाएगा। कब? दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि रुपये अभी और गिरेगा। कितना? 85-86 रुपए प्रति डॉलर तक हो सकता है। इनका कॉज कैसे स्टैब्लिश हुआ, क्यों अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डॉलर महंगा होता जा रहा है और उसके सामने रुपये सस्ता होता जा रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, प्री एंड मेंस दोनों के लिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अब डिस्कस करेंगे। तो सारी बातें एक साथ आएंगे कि क्यों यूएस डॉलर महंगा हो रहा है और उसके सामने रुपये सस्ता हो रहा है, और उसका पहला आंसर है इक्विटी में बिक्री बंद होना। देखिए, अमेरिका ने फेडरल रिजर्व में ब्याज दरें बढ़ाई, यूरोप में युद्ध और कोविड-19, इन तीन घटनाओं के कारण, अच्छा, चीन में विकास संबंधी चिंताएं, चीन की ग्रोथ रेट आपको पता है नीचे जा रही है। इन तीन के कारण इक्विटी मार्केट में, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बिकवाली ठप पड़ने लगी है। तो इक्विटी मार्केट में बिकवाली ठप करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि जो पैसे की लिक्विडिटी है, डॉलर की लिक्विडिटी है, युआन की लिक्विडिटी है और दूसरी करेंसीज जितनी हैं उनकी लिक्विडिटी है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मतलब ये कि इन्वेस्टर अपना पैसा लेके कहाँ जाएंगे। जस्ट इमेजिन,
अगर इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा तो इन्वेस्टर के पास सबसे सेफ विकल्प ये होता है कि जो दुनिया की सेफेस्ट करेंसी है, जिसका वैल्यूएशन तेजी से रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब उसका अधिमूल्यन हो रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, उनको मुनाफा हो जाएगा। तो ऐसी कंट्री में दुनिया के पैसे को, दुनिया की करेंसी को डॉलर अपनी तरफ खींच रहा है और डॉलर की वैल्यू, डॉलर की मांग बढ़ रही है और बढ़ती हुई डॉलर की मांग के कारण जो डॉलर का वैल्यू है वो ऊपर जा रहा है और जो रूपी का वैल्यू है वो नीचे जा रहा है। पहला पॉइंट मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। डॉलर का बहिर्प्रवाह, डॉलर का आउटर फ्लो। क्यों? तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, ये 85 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया, बीच में 95 तक पहुंच गया था, ठीक है। तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में तेल का कंजम्पशन नहीं घट रहा, वो भी बढ़ रहा है। मतलब ये कि भारत तेल खरीदने के लिए और ज्यादा पैसा लेके जाएगा और डॉलर में इन्वेस्ट करेगा भी और डॉलर में तेल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भारत का 80%, 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंपोर्ट डिपेंडेंट होने का मतलब ये कि भारत पैसा जाएगा गैस या तेल खरीद, ठीक है। भारत का घटता हुआ एक्सपोर्ट, देखो जब हमारा एक्सपोर्ट घटता है ना, तो जब हम सामान बेचेंगे तो लोग रुपए में इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर लेके आएंगे और रुपए में कन्वर्ट करेंगे और भारत से सामान खरीदेंगे। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट अगर घट रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाहर के लोग अपना रुपए, अपना डॉलर लेके नहीं आएंगे, वो रुपए पे कन्वर्ट कम करेंगे और कम करेंगे तो हमारे पास, हमारी रुपए की डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी मतलब रुपए कम हो जाएगा। तो इस वजह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट घट रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, ठीक, दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है, आप समझ में हैं। और क्या कारण है? केवल 3 कारण लिख देने से यूपीएससी नंबर नहीं देगा, कम से कम 4 5 6 कारण तक लिखेंगे तब मजा आएगा। तो उन कारणों को और हम समझें, और क्या क्या कारण है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है भारत का? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, आर्थिक विकास भारत का कैसा है, आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, वृद्धि कैसा है? आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की पुअर है इस समय। कोविड के टाइम में ये -7.3 थी, ठीक है, और उसके बाद भी ये 6-7% के आसपास है। जितना एस्टिमेशन 2020-21 के लिए आया था कि हाँ 12%, 14% होगा, वो सब नीचे घट के 8%, 9% पे आ गया और एक्चुअल ग्रोथ कुछ 8% के आसपास है। उसके बावजूद भी जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा वायबल और सस्टेनेबल इस समय भी नहीं है। वो करीब आसपास कितने हैं, 6% के आसपास, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो भारतीय बाजारों में भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं और ऐसी कंडीशन में उनके पास विकल्प, जब मैं इन्वेस्टर बोलता हूं तो मैं ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करता हूं, जैसे हांगकांग संघाई कॉर्पोरेशन बैंक, एचएसबीसी, ठीक है, डॉइट्स बैंक ऑफ जर्मनी, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे जितने बड़े बड़े बैंक हैं, या लेमन ब्रदर्स, ऐसे जो बड़े बड़े बैंक हैं, इनको हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। तो ये अपना पैसा भारतीय बाजारों में लगाने में भरोसा या ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो रुपए में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो कोविड के बाद भी नहीं आ रहा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कम होना, आर्थिक वृद्धि का कम होना एक रीजन और हो गया। तो इसे आप रीजन नंबर 4 कह सकते हैं। 4 हमने 3 पीछे पड़े, चौथा, ठीक है। पांचवा, भारत में क्या इन्फ्लेशन ज्यादा है? हाँ है। इन्फ्लेशन का जैसे मैंने आपसे बताया कि मुद्रास्फीति, हाँ, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के ज्यादा होने से, इन्फ्लेशन के ज्यादा होने से ऑलरेडी करेंसी का जो वैल्यू है वो घटता है। मतलब ये कि इन्फ्लेशन का करेंसी की वैल्यू से उल्टा रिलेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ता है करेंसी की वैल्यू घटती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू कम है। 6, इस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा? बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, अब मैं इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ, मतलब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन वो कम है। ये हमने आपको पीछे बताया भी था कि वो 30 से गिर के 24 पे है वर्तमान में। यानी कि भारत का जो पहले करीब करीब 1/3 जीडीपी था वो इन्वेस्टमेंट में जाता था, मतलब कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में जाता था, वो इस समय कितना है? 24%। वो करीब 1/4 से नीचे है। तो इसका मतलब ये जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तब प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम होती हैं, उस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि आने वाले नियर फ्यूचर में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्दी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, अच्छा आपने समझ लिया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ने इन चीजों को प्रभावित किया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा टाइट कर दे, जैसे कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट करके लास्ट 1 ईयर में 3 बार बढ़ाया, जिसकी वजह से जो यहाँ का पॉलिसी रेट है, रेपो रेट, जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट का राइज होना, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब ब्याज दरों का बढ़ना, ब्याज दरों का बढ़ना, क्यों? यूएस अपने ब्याज दरों को बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है, आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती है तो रूपी कमजोर होता है। वाई? ये पैराडॉक्स कैसा है? इकोनॉमिक्स में कुछ पैराडॉक्सेस हैं, उन पैराडॉक्सेस पे हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, बिकॉज वो यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन जनरल लाइफ को इंप्रूव करता है। जो इकोनॉमिक्स का हमारे जनरल लाइफ में अनुप्रयोग है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है अगर हम इन पैराडॉक्सेस को समझें। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है अंतर्द्वंद, कि वही सिद्धांत अमेरिका में अलग तरीके से काम करते हैं और भारत में अलग तरीके से काम करते हैं। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ब्याज दरों का बढ़ना, भारत में आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट्स बार बार बढ़ाए हैं उसका उल्टा प्रभाव कैसे होता है। देखिए, आरबीआई ने पॉलिसी रेट बढ़ाए, मतलब बैंकों को जो पैसा मिलता है महंगा मिलता है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर कहने का मतलब कि जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कम पैसा प्राप्त होता है। ये तो एक बात हो गई, कम पैसा प्राप्त होगा जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो क्या आएगा? प्रोडक्शन अगर घटेगा तो क्या आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का करेंसी से कैसा रिलेशन है? उल्टा, बढ़ता इन्फ्लेशन घटती घटता मूल्य। ठीक है, तो ये कहानी एक आपको समझ में आ गई। क्या एक और पहलू है, पॉलिसी रेट बढ़ाने से बैंक मजबूर होती है जनता से पैसा लेने के लिए। जनता से अगर उनको पैसा चाहिए तो उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, डिपॉजिट्स में, हाँ डिपॉजिट्स में उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये होगा कि सेविंग बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, बचत। मेरे पास पैसा है तो मैंने उसे कहीं इन्वेस्ट ना करके बैंक में रख दिया, एफडी में डाल दिया। ठीक है, तो सेविंग बढ़ रही है। तो ये दोनों पॉइंट राइजिंग इंटरेस्ट रेट में आएंगे, ब्याज दरों का बढ़ना भी रूपी के अवमूल्यन का एक कारण है। ठीक है, इसके अलावा ये तो 7 हो गए। एक पॉइंट है जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन वो डॉलर को मजबूत करने के लिए रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि चाइना ने लंबे समय से डबल डिजिट ग्रोथ देखा, फिर भी वो इसके बाद जब वो 2010 के बाद भी 8 9 10% के आसपास उसका ग्रोथ मेंटेन रहा। कोविड के बाद उसका ग्रोथ बीच में तो 2 2.5% के आसपास रहा, फिर 4 5 के आसपास है ना, 6 बीच में कभी कभी आया, अदरवाइज 4 5% ही चल रहा है। इसके अलावा जो चाइना की चाइनीज प्रोडक्ट की दुनिया में मांग है वो तेजी से घट रही है। तो ऐसी कंडीशन में डॉलर एंड रेमनिबी या युआन, इनका जो रिलेशन है उसमें डॉलर गेन कर रहा है।
और ये तेजी से घट रहा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है रेनमिनबे की, वो यानी कि युआन की, वो तेजी से घट रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डॉलर की स्ट्रेंथन होने का एक ये भी फैक्टर है ना। तो इस तरीके से हमने टोटल 8 पॉइंट डिस्कस किए। पीछे 3 पॉइंट प्रिंटेड है एंड ये 5 पॉइंट और इधर है, इनको आप लिखेंगे आंसर में। ठीक है, आगे, रुपए का मूल्य ह्रास समग्र अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डू इट इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी? ये इस पार्ट में हमको समझ लेना चाहिए। चालू खाते के का घाटा बढ़ना, अगर रूपी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये कि जो हमारा इंपोर्ट बास्केट है वो बढ़ता चला जाएगा। कैसे? क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट से इंपोर्ट ज्यादा है, ये हमको एकदम क्लियर रहना चाहिए। पिछले 20 सालों में सिर्फ एक कोविड का साल ऐसा था जबकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था। अदरवाइज हमने पिछले 20 सालों में कभी भी अपना करंट अकाउंट सरप्लस नहीं देखा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है, जिसमें अगर सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कहें तो वो ऑयल है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्री कहें तो चाइना है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने के का जो मेन कारण है। तो चालू खाते में घाटा बढ़ेगा अगर रूपी का और ज्यादा अवमूल्यन होएगा। तो क्यों? हम ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, हमारा इंपोर्ट महंगा होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और रुपए कमजोर हो रहा है। हाँ, अगर हमारा रूपी कमजोर हो रहा है तो हम रूपी को मेंटेन रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए आरबीआई क्या करेगी? अपने फॉरेक्स रिजर्व को बेचेगी। इसका मतलब हमारा फॉरेक्स घटेगा। कच्चे तेल और अन्य महत्वपूर्ण आयातों की उच्च पहुंच वाली कीमतों के साथ अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से लागत प्रेरित कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर बढ़ रही है। अब देखिए, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, अब एनर्जी लगभग हर चीज के प्रोडक्शन में जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्शन है चीजों का वो महंगा हो जाएगा, जो गुड्स के आउटपुट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में उसे हम क्या देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ये चीज आप लोगों ने नोटिस भी करी होगी कि दूध, फिनिश्ड गुड्स में दूसरे प्रोडक्ट है, मार्केट में जितनी चीजें हैं, खाना और इत्यादि, जितना फूड एंड बेवरेजेस हैं, इंडस्ट्रियल आउटकम्स हैं, वो सारी चीजों का आपने देखा होगा कि पिछले 1 सालों में प्राइस 10 से 12% तक बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन भी इस दौरान 9% के ऊपर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मुद्रा का ये एक मेजर इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, जो भारत का रुपए गिर रहा है उसका। इसके अलावा लगातार प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को और क्या कहते हैं? वेज पुश इन्फ्लेशन, मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। हाँ, क्योंकि अगर वेजेस किसी भी टाइम में बढ़ रहे हैं तो वो भी चीजों के कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज वेज मतलब लेबर अपने आप में एक इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक इनपुट है। तो अगर ये कि वेजेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी चीजों की प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना। मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण कुल कीमतों में वृद्धि होती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति होगी। कंपनियों को उपभोक्ताओं पर उच्च लागत का बोझ पूरी तरह से डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में। ठीक है, इसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंपनियों को उपभोक्ताओं पर उच्च लागत का बोझ पूरी तरह से डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो बदले में सरकार के लाभांश और आय को प्रभावित करते हैं। मतलब ये कि अगर ज्यादा बर्डन जनता पर डाला जाएगा तो जनता के पास पैसा नहीं होगा ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए टैक्स पर्याप्त अमाउंट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में सरकार के लाभांश को प्रभावित करते हैं और राजकोषीय घाटे को पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सरकार यानी कि आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं है? प्रश्न कब आया है? 2019 में। हिंदी मीडियम के लिए पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम का मैं रिपीट कर देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपए? 2019 यूपीएससी ने पूछा था, सीएसपी 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। देखो, हम इसे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे कैसे?
क्या आरबीआई ऐसा कर सकती है कि कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट? देखो एक्सपोर्ट बढ़ाने का फायदा तो होगा, बात सही है, लेकिन क्या ये हमारे हाथ में है? क्या यह आरबीआई कर सकती है? उत्तर है नहीं। अच्छा, एक और चीज है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली। तो ये तो सही रीजन है ना? ये सही रीजन है कि अगर इंडियन रूपी को स्लाइड हो रहा है, तो अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है, हाँ गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि इंपोर्ट को, अपना नॉन एसेंशियल्स गुड्स को कम कर दे और एक्सपोर्ट को बढ़ा दे, तो ऐसी कंडीशन में तो ये एक सही रीजन है। बट हमें क्या पता लगाना है? नॉट, कि कौन सा सही कारण नहीं है, तो ये तो सही कारण है। encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated मसाला बॉन्ड्स। अब देखो, रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड फॉरेन कंट्रीज में इशू किया जाएगा, तो रूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वो रूपी डिनोमिनेटेड होते हैं, मतलब जो डॉलर है वो रूपी में आएगा, इस कंडीशन में रूपी का अधिमूल्यन होगा, तो मतलब ये एक सही स्टेप है। बट हमें क्या पता लगाना है? गलत स्टेप, बिकॉज उसने नॉट पूछा है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। हाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग को अगर ईज कर दिया जाए, सरल कर दिया जाए, तो भी रूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि तब प्राइवेट सेक्टर के लोग फॉरेन मार्केट में जाके इजिली लोन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो सही कारण हो गए। ठीक है, ये तीनों तो सही कारण हो गए। हमें क्या पता लगाना है कि नॉट मोस्ट लाइकली, मतलब ये कि गलत स्टेटमेंट पहचानना है। एक बचा, चेक करते हैं। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि वो अपने पॉलिसी रेट को कम कर दे, जिससे बैंक के आसानी से आरबीआई से पैसा ले सकें, बैंकों के पास धन का सरप्लस होगा, तो वो मार्केट के लोगों को आसानी से दे सकेंगे और पैसा लोगों के पास आएगा, तो ऐसी कंडीशन में रूपी और ज्यादा डिवैल्यू होगी। ठीक है, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इस नॉट के लिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी के अगेंस्ट में ये वाला है, मतलब ये कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ये। ठीक है, नाउ हमने यूनिट 2 का पहला लेक्चर कवर कर लिया है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर लिखे हमें भेजिए, हमने जो क्वेश्चन दिया था यूनिट 2 में के लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटीज, इक्विटी, डेप्ट, कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे ये रूपी के वैल्यू से जुड़े होते हैं, आरबीआई का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, मार्केट इसमें किस तरह से फैक्टर करता है, और कुछ एक दो टॉपिक और इससे जो रिलेटेड होंगे वो हम इसमें लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम एंड ग्रेट हेल्थ, टेक केयर।